इस देश की मिट्टी के लड़ने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो अनुसूचित जाति में पारसी बिरादरी के लोगों का। 1857 की जो लड़ाई है वो किसी और ने नहीं लड़ी है, और 1857 की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ने का नंबर आया तो किसी और ने नहीं लड़ाई लड़ी। गांव के गरीब किसान मजदूर जिनको हम आप कहते हैं और हम ही आप लोग, जिनको राजा रजवाड़ों के उसमें नहीं रहते थे, किसी के गुलाम नहीं हुआ करते थे, आजादी के लिए अगर अंग्रेजों ने लगान बढ़ाया तो लगान को कम करने के लिए या देश की आजादी में जनता को कैसे किस तरह से उसको हक मिले, उसके अधिकारों को लेकर कैसे हक मिले। इससे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि आपके मदारी पासी जो एका आंदोलन चलाते थे, गांधी जी की तरह टोपी पहनते थे और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों से लोहा लेते थे। और उन्होंने कहा कि जब तक इस देश में अंग्रेज ये लगान कम नहीं कर देंगे हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और इस देश में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उस एका आंदोलन के कारण जो है, जबकि अंग्रेजों ने कहा कि जहां कहीं मदारी पासी दिखाई पड़े उनको गोली मार दी जाए, उनको पकड़ लिया जाए, तो रात रात मीटिंग करते थे। और किस लिए करते थे? तो देश के किसानों के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमने लड़ाई जब भी लड़ी है हमारे लिए देश सर्वोपरि होता है, देश की मिट्टी सर्वोपरि होती है, और उसके लिए हमारे महापुरुष कुर्बान होते चले गए। वीरांगना उदा देवी पासी जो सिकंदराबाद की थी, जहां पर उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया। मक्का पासी उनके जो पिता, उनके जो पति थे, उनको भी अंग्रेजों ने मार दिया। लेकिन उस समय उस महिला ने जो है अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके और सेना में भर्ती होकर के जो है अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। और आज सिकंदराबाद में उनकी बहुत बड़ी भूमिका लगी हुई है। हम बताना आपको केवल ये चाहते हैं कि देश में आजादी की लड़ाई में हमारा योगदान है। बाबू जवाहरलाल चौधरी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके गांधी जी के साथ चले। और आज पूरे अगर महात्मा गांधी जी जब पटना आए थे, यानी जब बिहार आए थे, तो उनको सबसे पहले अगर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कोई साथ खड़ा था तो बाबू जवाहरलाल चौधरी जी का। तो हमारे उस समय कोई सत्ता की लड़ाई नहीं थी, आजादी की लड़ाई थी। आजादी की लड़ाई के लिए बाबू जवाहरलाल चौधरी जी ने मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, वो पढ़ने लिखने वाले मतलब व्यक्ति थे, एमबीबीएस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की चिंता किए बिना, अपनी चिंता किए बिना देश की मिट्टी के लिए, बिहार की आजादी के लिए, बिहार के किसानों और नौजवानों की आजादी के लिए बाबू जवाहरलाल चौधरी जी ने उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ चल पड़े। तो हमारा इतिहास ऐसा है, हम गौरवशाली इतिहास के। और उसके बाद आपको मालूम है कि आप बिहार के सब रहने वाले हो कि बाबू जवाहरलाल चौधरी जी ने फिर महात्मा गांधी के साथ, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, और जब 1937 में पहली बार जब बिहार में प्रांतीय चुनाव होता है तो उसमें भी उनको जो है राजनीति में संवैधानिक पद पर जाने का मौका मिला। और पहले कैबिनेट मंत्री अगर बिहार में कोई बना तो जवाहरलाल चौधरी जी बनते हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का और आपके समाज का रिश्ता जो है वो बहुत ऐसा अनमोल रिश्ता है। उस रिश्ते की दुहाई दे करके मैं आपके बीच में आया कि आजादी की लड़ाई होती है तो आप लड़ते हैं, जब देश संकट में होता है तो आप लड़ते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हमारे खून में है कि हम देश के लिए, आजादी के लिए लड़ते हैं। तो हम आपसे सिर्फ एक बात कहने आए कि आज इस देश में उस संविधान पर संकट है जिस संविधान की बदौलत हमारे आपके पुरखों को, हमारे आपके बाप दादाओं को, हमारे आपके नौजवानों को एक अच्छी जिंदगी मिली है। बैलगाड़ी वाला देश था, हम उठ बैठ नहीं सकते थे, हम खा नहीं सकते थे, हमको रियासत और शासन की तो बहुत दूर की बात है, हमको शिक्षा से वंचित किया गया। 1857 में जब हमने क्रांति की लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज हमको दुश्मन की तरफ देखता था। और यही कारण है कि 1872 में हमारे ऊपर जराइम एक्ट लगा। वो जराइम एक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराधी थे। लोग कहते हैं वो अपराधी एक्ट है, ये जराइम एक्ट है जो अपराध करने वाली कौम थे। ना, हम 1857 में लड़े थे और बिना किसी शासन के लड़े थे, बिना किसी ताकत के लड़े थे। तो अंग्रेज कहते थे ऐसी कौन सी कौम है भाई जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास, लेकिन जिगर हमारे पास था। हम निडर लोग होते हैं, हम लोग कुछ भी इस देश के लिए कर जाते हैं। और इसलिए अंग्रेज अगर किसी से इस देश में अगर थर थर कांपता था तो इस पासी समुदाय के लोगों से। हमारी विरासत है,
कि जब जब इस देश पर आन बान शान पर कभी चोट पहुंचाने की कोई हिम्मत करता है तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास की धरोहर मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सबको खड़ा होना होगा। और इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि देश आज संकट में खड़ा है। आज संविधान पर चोट है। हमारे संविधान की बदौलत हमारे बाप दादाओं को, हमारे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, छात्रवृत्ति मिली, छात्रावास मिला। यहां से हम शुरू करते हैं। यानी अगर हमारे लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमको आपको छात्रावास नहीं मिलता, शिक्षा का साधन नहीं मिलता और आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो क्या हम भी पैंट शर्ट कोट पहन करके घूम सकते थे? नहीं। निश्चित तौर पर उसी संविधान ने हमको आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। किसी को आईएएस बनाया, किसी को आईपीएस बनाया, किसी को लेखपाल बनाया, किसी को अध्यापक बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया और अब हम आप अपनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि संविधान ने हमको आपको दिया है, हमको इस देश के संविधान ने दिया है और उसी की बदौलत हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला है। तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सकते? करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी का इतिहास जब पढ़े तो ये ना कह सके कि हमारे लोग तो थे बाबू साहब लोग, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए केवल अपने लिए जीते रहे, अपने परिवार के लिए जीते रहे, अपने लोगों के लिए जीते रहे, समाज के लिए नहीं रहे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आप सबसे कहने आया हूं, आइए इस एक फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और वो आजादी की लड़ाई क्या है? अब अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, अब हमको उनसे लड़ना है जो संविधान के विरोधी है, जो इस लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो देश के विरोधी हैं। इनसे लड़ना है और इनसे लड़ने के लिए हमको आपको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज हमारा संविधान खतरे में है। आप जानते हो कि अब आउटसोर्सिंग से नौकरी देते हैं। क्यों देते हैं आउटसोर्सिंग से नौकरी? आउटसोर्सिंग से नौकरी इसलिए देते हैं कि आपको वहां वेतन सुनिश्चित नहीं होगा, जब चाहे तब आपको निकाल देंगे, संविदा पर भर्ती करते हैं। पहले छोटी छोटी नौकरियां देकर हमारा भविष्य सुनिश्चित हो जाता था, लेकिन आज उस पर खतरा है। आप देखिए, लिटरल एंट्री किया था उन्होंने। अगर विरोध नहीं करते जननायक राहुल गांधी जी तो चुपके आईएएस बनाने की एक बढ़िया रणनीति बना ली गई थी और आज भी हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। आप देखिए, न्याय का जो है न्यायिक आयोग इस देश में नहीं बना। न्यायपालिका में हमारा प्रवेश अगर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे? और न्यायपालिका में हर जाति धर्म के लोगों को न्यायपालिका में अपना हक और अपना अधिकार पाने के लिए इस देश में जब तक गरीब का बेटा न्यायाधीश नहीं बनेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है जब तक जज नहीं बनेगा, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी मेरे मित्रों। ये बात और इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है कि निःशुल्क और विधिक रूप से हमको सहायता मिले, हमको न्याय समान रूप से मिले। लेकिन क्या मिल सकता है? पैसे के दम पर आप न्यायपालिका के तहत आपको जो है न्याय मिलने की एक रास्ता खोल दिया गया है। अभी आपने देखा परीक्षा जो प्रणाली हो रही है, इसमें क्या है? कंपनियां परीक्षा करा रही हैं, तो जब चाहे जो है लीक करा दें, जब चाहे उसको परीक्षा को। ये क्या है? ये संविधान विरोधी काम है। इसका मकसद केवल है कि बाबू साहब का पैसे वाला आदमी जो है आराम से, आसानी से शिक्षा प्राप्त सके, आसानी से नौकरी पा सके। तो उसका क्या होगा? जो बिल्कुल गरीब है, कमजोर है। आप याद करिए अपने भविष्य को। जब हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको आपको पढ़ने का कैसा अवसर मिला? उस समय ये खेल नहीं था, केवल जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको विद्यालय की शिक्षा मिल जाती थी। तो देश में एक बहुत बड़ा संकट है, वो निजीकरण के रूप में भी संकट है, इस देश में समान अवसर ना मिलने का भी संकट है, इस देश में हमको आगे बढ़ने का जितना रास्ता था वो बंद किया जा रहा, नया रास्ता खोला ही नहीं जा रहा है। इसलिए आरक्षण के समर्थकों लोगों को एकजुट होना चाहिए, संविधान को मानने वाले लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस देश में निजीकरण के विरोध में आना ही पड़ेगा हमको, आपको। या तो निजीकरण हो तो फिर उसमें आरक्षण का प्रावधान हो, वरना बड़े बड़े कंपनियों को जमीन मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, बड़ा बड़ा पूंजी मिलेगी, वो कंपनी तैयार करेंगे। इस देश से उनको बैंक से पूंजी ना दी जाए, अपने पैसे से चलाएं, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस देश के खजाने से अगर पैसा लेकर के उनको जो है कंपनी बनाई गई है और उनको जमीन दी गई है, सरकारी सुविधा दी गई है, तो इस देश के लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि देश का पैसा। अब ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमको आपको आने वाली पीढ़ी के लड़ना पड़ेगा। हो सकता है हम आप अधिकारी बन गए, हम आप नेता बन गए, हम लोग कर्मचारी, हम लोग अच्छा खाना अच्छा पीना हो रहा है, लेकिन सोचिए जरा उनका क्या होगा। इस देश में एक नया संकट
वक्त खड़ा है अपनी वाहवाही करने के लिए। तमाम लोग गरीब लोग हैं जो ताड़ी का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा रोजगार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। गरीब कमजोर लोग हैं, अपने पेट को भरने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करते हैं? उनको जीवन चलाना है ना, तो जो परंपरागत तरीका होता है उस तरीके से वो चलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस काम को कैसे करते कैसे नहीं करते, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि आप कोई कानून लाने से पहले आप उनके जीवन यापन के बारे में सोचते तो कम से कम वो जीवन यापन कैसे चलाएंगे। तमाम निर्दोष लोगों पर मुकदमे लिख दिए गए, तमाम उन पर जबरदस्ती इस तरह से किया गया, और बिहार में घूम घूम कर देख रहा हूं कि नकली शराब के नाम पर तमाम निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। तमाम की तो जीवन लीला समाप्त हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मेरी समझ में आता है कि देश संकट में है, हमारा संविधान संकट में है, और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य संकट में है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आइए इसी कड़ी में मैं जननायक राहुल गांधी के संविधान बचाओ आंदोलन का मैं हिस्सा बना, और उनका एक सिपाही बन करके मैं पूरे देश के कोने कोने में चल रहा हूं। और मुझे कांग्रेस ने एक अवसर दिया, और उस अवसर के तहत मैं उत्तर प्रदेश में जननायक राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली, उसी धरती से मैं आया हूं जहां से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आज वहीं पर जननायक राहुल गांधी जी हैं, वहां से विपक्ष के नेता, रायबरेली से चुनकर वो विपक्ष के नेता बने, और आज राहुल गांधी पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आगे करेगी। सवाल ये उठता है कि जो इस समय सरकार है वो हमारे लिए क्या करती है। लेकिन बात करेंगे कि पंडित नेहरू ने क्या किया, बात करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, बात करेंगे कि राजीव गांधी ने क्या किया, जो इस दुनिया में नहीं है उन पर सवाल होता है। राहुल गांधी से सवाल करिए तो राहुल गांधी अपने कार्यकाल का अपना हिसाब दे देंगे, लेकिन सवाल पूछते हैं कि 70 साल से क्या किया, 70 साल से क्या किया। तो मेरे मित्रों, ईमानदारी से बताओ कि देश ये तो राजा रजवाड़ों का देश था। जमींदारी विनाश अधिनियम अगर कोई लाया तो कांग्रेस लाई, और श्रीमती इंदिरा गांधी लाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाई, और हमारे लोगों को जमीन देने का काम पूरे देश में किया गया। मेरे मित्रों, मेरा कौन लेकर आया? पर जब जवाहरलाल नेहरू के बाद आपके राजीव गांधी जी आए, तो जो जिसको आप अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम करते हैं, SC/ST एक्ट कहते हैं, कौन लेकर आया? इसको तो राजीव गांधी जी लेकर लाए ना। जब हमारे लोगों को, गरीब लोगों को चारपाई पर बैठने पर मारा जाता था, जब उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ न्याय नहीं होता था, उस समय कानून कौन लाया? उस समय कांग्रेस के राजीव गांधी जी हमारे लिए, आपके लिए कानून लेकर के आए। मैं कहना यही कहना चाहता हूं, हमारा आपका रिश्ता बना है, मैं आपसे बैठ करके कभी इस बात पर विस्तार से बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हमको, आपको शुरू से लेकर के आज तक आगे बढ़ाने का मौका दिया। बीच में हम लोग भटकते चले गए। हमको आपको कोई मंत्री का पद दे सकता है, हमको आपको कोई विधायक और सांसद बना सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैं एक स्लोगन कहता हूं, हर जगह कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं कि दया नहीं, अधिकार चाहिए, और भारत को संविधान का राज चाहिए। कि हमको दया मत दीजिए, हमको अधिकार दीजिए, हमको ताकत दीजिए, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हम तो शासक हैं, हमने देश में हुकूमत की है, आजादी से पहले भी की है। हम राजा रजवाड़े खानदान के हैं, महाराजा बिजली पासी की संतानें हैं हम लोग, और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने राजपाट किया, लेकिन इधर बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग बढ़ते गए, बिखरते गए, इधर उधर जाते गए, अपने अपना हित देखते गए, और हमने उस संविधान की तरफ, देश की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम निकला कि हम लोग भटकते चले गए। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर, अनुसूचित जाति की कोई भी जाति हो, हम आपस में भाईचारा बना लें और राहुल गांधी के साथ चलें, संविधान को साथ, क्योंकि संविधान को अगर हम नहीं बचा पाए, या संविधान को हम लोग नहीं बचा पाए, तो हमारा पूरा आपका कोई मकसद नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई छोटा छोटा नेता तैयार हो जाएगा, कोई 1 सांसद वाला आपको मिल जाएगा, कोई 2 सांसद वाला मिल जाएगा, कोई 5 सांसद वाला मिल जाएगा, आपको लगेगा चलो मैं इसके साथ चल रहा हूं। तमाम तो नेता ऐसे भी बन जाएंगे जो खुद ही सांसद नहीं है, खुद ही विधायक नहीं है, तो आपको कहेंगे हमारे पीछे आप नारा लगाते चलो। अरे भाई, जिसके पास 100 सांसद हैं उसको तो 150 किया जा सकता है ना। जो आज उस लाइन पर खड़ा है, विपक्ष में मजबूती से खड़ा है, अगर उसको हम ताकत दे देंगे, और जिनके पास 3-4 सांसद होंगे वो क्या कर सकते हैं? कौन सा कानून बना सकते हैं?
ज्यादा से ज्यादा अपने बेटी बेटा और बेटवा को जो है पद देने का, मंत्री और वो देने के अलावा और क्या कर सकते हैं। मैं पूरे देश की राजनीति की बात करता हूं। उनका मकसद क्या होगा कि भाई हमारा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा बेटवा कैसे बन जाए, हमारी बीवी कैसे बन जाए, हमारी पत्नी कैसे बन जाए। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा त्याग किया है। उनका गुनाह केवल इतना है कि वो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए। ये किसी के बस में नहीं होता कौन कहां पैदा हुआ। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए तो ये कोई गुनाह है क्या? राहुल गांधी ने जब सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 20 वर्षों से सांसद हूं और पूरे देश के अंदर कहते हैं हमारा अपना निजी मकान नहीं है मेरे मित्रों। तो सवाल तो ये खड़ा होना चाहिए, और हम तो इस भाजपा सरकार से कहते हैं हर हिम्मत तो राहुल गांधी की जांच करके दिखाओ। सब कुछ तो कर डाले लेकिन राहुल गांधी को कभी उनको हिम्मत नहीं पड़ पाए कि उनको छूने की। तो मेरे मित्रों, हम राहुल गांधी का केवल ये मूल्यांकन करते हैं कि वो पंडित नेहरू के परिवार के हैं, वो इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी के परिवार के हैं, उनके बेटे हैं, या सोनिया गांधी के बेटे हैं। ये मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन ये होना चाहिए कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध जी राज परिवार में पैदा हुए थे, राजा थे, लेकिन देश की एकता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने धर्म चलाया महात्मा बुद्ध जी। और आपके इसी बिहार से वो तो राजा थे, लेकिन जनता के लिए वो अपने घर से निकल पड़े और देश को संदेश देने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नेता कहां जन्म लेता है ये मायने नहीं रखता है, नेता करता क्या है और उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि एक तरफ ये संविधान है, एक तरफ मनुस्मृति है, और देश के सामने कहते हैं कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को बचाने का समय है, बाबू जगलाल चौधरी की विरासत को बचाने का समय है, मदारी पासी के विरासत को बचाने का समय है, और वीरांगना उदा देवी पासी की विरासत को बचाने का समय है। तो मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं और आपका साथ चाहता हूं। जो जिस लायक है उस लायक से अपनी इस आंदोलन में अपनी आहुति दे सकता है। जो राजनीति में आना चाहते हैं, आइए हम खुले दरवाजे से आपका खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। अगर आपको लगे कि हम राजनीति करना चाहते हैं, आप सुशील पासी को याद करिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई नौकरी में करता है, उसको कहीं कोई सुविधा कोई वो होता है, तो भी हम आपके साथ खड़े हैं मेरे मित्रों। आप अगर कोई काम नहीं करते हैं, तब भी अगर आपको कहीं कांग्रेस की जरूरत है, सुशील पासी की जरूरत है, तो मैं आपका साथी बनकर, आपका भाई बनकर के आपके साथ हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूं कि आइए इस आंदोलन में हमको आपको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, और अपने महापुरुषों का जितनी ताकत से आप स्मरण करेंगे आपको उतनी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हमारा इतिहास ही गौरवशाली है। तो हमने भाई विनोद चौधरी जी जब हमसे मिले तो मैंने इनसे बात की, और इन्होंने इसी हाल में हमको लाए थे बाबा साहब की प्रतिमा, और यहाँ पर हमको पुष्प अर्पित करने के लिए लाए थे। और इनके सानिध्य में मैं इधर 3-4 महीने से मैं लगातार घूम रहा हूँ, और मैंने इनसे ये प्रेरणा, मैं इनसे बात की तो ये हुआ कि आप लोग जयंती समारोह 5 फरवरी को बाबू जगलाल चौधरी जी की आपको जयंती मनानी चाहिए, और इतनी ताकत के साथ मनानी चाहिए, इतनी ताकत के साथ कि उसकी धमक बिहार में नहीं दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। समाज को संगठित करने का इससे बढ़िया वो होता कि जब जिसका इतिहास गौरवशाली है तो उसको आपको गांव-गांव तक पहुंचाइए। और जैसे मैं 700 किलोमीटर दूर आपके बीच में आप गया हूं, ऐसे ही आप लोग जिला जिला जाना शुरू करिए। भाई मैं तो बहुत अभी बिहार के बारे में नहीं जानता हूं, कांग्रेस का सिपाही होने के नाते कांग्रेस का काम कर रहा हूं, लेकिन आप लोग चाहिए कि टीम बना लीजिए, 4-5 लोगों की टीम बना लीजिए, और तारीख निर्धारित करिए कि किसी दिन हमको जो है वैशाली जाना है, किसी दिन गया जाना है, किसी दिन नवादा जाना है। संख्या कम है ज्यादा है ये माने नहीं रहता, एक एक क्रांतिकारी तैयार करिए, एक एक फिर से जगलाल चौधरी का विरासत, जिसको लगता है कि नहीं हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह हम बिहार में एक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, और सबको न्याय देने के लिए कि सबको नौकरी मिले, सबको ठेका मिले, सबको पट्टा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको जीवन आगे बढ़ने का मौका मिले। यही संविधान हमको कहता है। संविधान का मकसद है अवसर की समता। इस देश में जब तक समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यही जननायक राहुल जी चाहते हैं, यही हमारा संविधान चाहता है। और इस समय जो संकट खड़ा है वो एकाधिकार की तरफ है। एक उद्योगपति है तो सारा खजाना उसी के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस देश में संकट खड़ा है कि अगर टेंडर पड़ेगा तो उसी को सब कुछ हो जाएगा।
तो ये जो संकट खड़ा है एकाधिकार वाला, ये लोकतंत्र का विरोधी शब्द है, एकाधिकार। और जी एकाधिकार को खत्म करने के लिए हमारे महापुरुषों ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी। तो आज फिर से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। संविधान हमको प्रेरणा देता है कि आइए फिर से हम लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए। अब जितने लोगों को लगता है कि नहीं हम ईमानदारी से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी विरासत को बचाने का काम करेंगे, बाईमानदारी हाथ उठाइए, दिल से पक्का करके। मेरे कहने से ना उठाइएगा कि मुझे सामने देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है मैं विनोद चौधरी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी टीम बना करके और जहां मुझे कहेंगे, मैं आपको आश्वस्त दे रहा हूं, आप मुझे जिस जगह बुलाएंगे मैं आपको वचन देता हूं, आप जहां भी जिस जगह पर बुलाएंगे सुशील पासी विनोद चौधरी जी के साथ आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आप बुलाएंगे, जिस जनपद में कहेंगे, नवादा कहेंगे, नवादा जहां भी बुलाएंगे और जिस जगह भी जाएंगे उस जगह में आपके साथ चलने का काम करूंगा। लेकिन आइए हम सब लोग मिलकर इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें और अपनी विरासत को जो है फिर से जिंदा करें और साबित करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोगों ने आप पर सदैव भरोसा किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, आप हमारे आपके समाज के व्यक्ति को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जगलाल चौधरी से जो विरासत चलती है वो आज तक लगातार कांग्रेस उसको चला रही है। हम चाहते हैं इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।